गुड इवनिंग एवरीवन। सालसन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कमलेश कुमार। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास डिस्कस करेंगे। हम लोग का टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो पहला सवाल कौन सा है, चलते हैं। देखिए, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था डैश थी। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के समय भारत की थी? तो आपको बताना है इसमें कौन सी थी। अल्प विकसित और रुद्ध अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। देखिए, स्वतंत्रता के समय हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? अवरुद्ध थी और अल्प विकसित थी, विकसित उतनी नहीं थी, है ना। वर्तमान में किस प्रकार की है? वर्तमान में विकासशील अर्थव्यवस्था है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, विकसित अर्थव्यवस्था किसकी होती है? विकसित अर्थव्यवस्था अमेरिका और ये कनाडा ऐसे देशों की विकसित अर्थव्यवस्था है, ब्रिटेन जैसे देशों की विकसित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 2, ये आरआरबी ग्रुप डी 18/8/2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% आबादी इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर है? हस्तशिल्प उद्योग पर, परिवहन पर, कृषि पर, आतिथ्य एवं अचल संपत्ति पर। देखिए, इसमें तो बहुत कम ही होगा, पता होगा। आतिथ्य एवं मतलब जो विदेशी पर्यटन आते हैं उनका स्वागत के लिए, जैसे होटल्स वगैरह, इन सभी चीज़ को लेकर ये होगा। तो ये तो होगा ही नहीं 85%। 85% सबको पता है कौन सा है, कृषि होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीय क्षेत्र संबंधित नहीं है? तृतीय क्षेत्र संबंधित नहीं है, इसके बारे में बताना है ना। तो संचार तृतीय क्षेत्र संबंधित है, परिवहन सेवा संबंधित है, मतलब तृतीय क्षेत्र होगा। बैंकिंग, ये भी तृतीय क्षेत्र संबंधित है। चीनी मिल क्या हो जाएगा हमारा? ये द्वितीय क्षेत्र संबंधित है। तो ये इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार तृतीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? कृषि प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है, वानिकी भी क्या होगा हमारा? प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है, सूती वस्त्र का उत्पादन हमारा द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। तो तृतीय क्षेत्र का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ये तृतीय क्षेत्र का है। ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शिक्षा क्या तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है ना। सूती वस्त्र, देखिए रेशम से मतलब कपास का उत्पादन तो क्या होगा हमारा? प्राथमिक क्षेत्र होगा। लेकिन उसी से यदि कपड़ा बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये द्वितीय क्षेत्र हो गया। ये ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना, थोड़ा थोड़ा अंतर है, आपको समझने का फेर है, तो अब गलती कर देंगे बार बार। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यवसाय रोजगार का प्रमुख स्रोत और क्षेत्र कौन सा था? है ना, स्वतंत्रता के समय बोल रहे हैं, मतलब 1947 के समय। कृषि, शिक्षा, सेवाएं, उद्योग। आपको पता है कौन सा? कृषि। लगभग 50% या लगभग 50% से अधिक जनसंख्या हमारी किस में निर्भर थी? कृषि पर निर्भर थी। तो ये हमारा रोजगार का प्रमुख स्रोत था उस समय लोगों के लिए। अभी भी है, अभी भी लगभग 50% अधिक कृषि पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? बताना है। खुली अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है? जब कोई एक अर्थव्यवस्था दूसरे विदेशी अर्थव्यवस्था के साथ या दूसरे अर्थव्यवस्था के साथ जब बहुत सारे व्यापारिक प्रतिबंध कम होते हैं, व्यापार अधिक होता है, तो उस अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ध्यान रखना। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है? बड़े पैमाने पर प्रतिबंध होगा तो खुला कैसे होगा? फिर बंद हो जाएगा, है ना। उद्योग पर लाइसेंसिंग व्यवस्था, लाइसेंस हो जाएगा तो लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर देंगे तो हाँ, ये अच्छा खुला व्यवस्था का उदाहरण हो सकता है। विदेशी निवेश की स्वतंत्रता, सही बात है। कोई विदेश से कोई पैसा लेकर आ रहा है, भारत में निवेश करना चाहता है, उसमें स्वतंत्रता हो तो ये खुली अर्थव्यवस्था का पहचान है। प्रौद्योगिकी आयात करने की स्वतंत्रता, कई दूसरे देश से कोई टेक्नोलॉजी लेकर आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रांस से भी हम लोग राफेल ला रहे हैं, राफेल वाहन, ये विदेश की टेक्नोलॉजी है, हमारे देश में आ रही है, तो ये क्या हमारा देश एक खुली अर्थव्यवस्था है। लेकिन उद्योगों पर बड़े पैमाने पर यदि हम लोग प्रतिबंध लगाते हैं तो ये खुली अर्थव्यवस्था का सिंबल नहीं है, ये बंद अर्थव्यवस्था का सिंबल है, मतलब ये क्लोज्ड इकोनॉमी का सिंबल है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 7, डैश विश्व की अर्थव्यवस्था के बढ़ते खुलेपन, प्रगतिशील आर्थिक अन्योन्यस्थिरता और गहन आर्थिक एकीकरण की संबद्ध प्रक्रिया है, ठीक है। देखिए परिभाषा पूछ लिया है ना, तो बताना है किसकी परिभाषा है। राष्ट्रीयकरण मतलब नहीं है, जब निजी
कोई निजी संस्थाओं को जब सरकारी संस्थाओं में बदला जाए तो वो क्या होता है, राष्ट्रीयकरण होता है। निजीकरण जब सरकारी संपत्तियों को बेचकर निजी लोगों को दिया जाए तो निजीकरण होता है। उदारीकरण मतलब कोई नियमों में छूट दिया जाए, बहुत सारे नियम होते हैं कंपनियों के लिए, उन नियमों में छूट दिया जाए, जैसे लाइसेंसिंग राज में लाइसेंस को समाप्त किया जाए तो क्या हुआ, उदारीकरण हुआ। नियमों में उदार क्या कहलाता है, उदारीकरण। लेकिन विश्व के किसी दूसरे अर्थव्यवस्था के साथ मिल जाना, उनके साथ एकीकरण कहना क्या कहलाता है, ये वैश्वीकरण कहलाता है। इसका आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन है कुछ नहीं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, क्या बताना मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र एक दूसरे के सह विद्यमान होते हैं। चलिए देख लेते हैं, सही बात है, हो सकता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें केवल सार्वजनिक क्षेत्र विद्यमान होगा। नहीं, मिश्रित होगा तो फिर एक कैसे हो जाएगा, ये छोड़ दीजिए, तो ऐसे नहीं होगा। इसमें भी देखिए केवल निजी दिया हुआ तो ये भी नहीं होगा, तो बाकी दो देखना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र एक दूसरे के साथ विद्यमान नहीं होते हैं, तो नहीं हो सकता है होगा। इसका आंसर कौन होगा, 1। जहाँ निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र एक साथ होता है उस क्षेत्र को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। खनन, शिक्षा क्या हो, सेवा है तो नहीं होगा। बैंकिंग भी एक सेवा है, ये भी नहीं होगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। विनिर्माण मतलब कोई चीज़ को फिर से निर्माण करना, वो विनिर्माण हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, द्वितीय गतिविधि में आ जाएगा, ये नहीं होगा। अब खनन क्या हमारा प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में नियोजित है ना। मतलब सबसे अधिक रोजगार या किस क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या लगी हुई है, तृतीय क्षेत्र में, चतुर्थ क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, प्रथम क्षेत्र में। आपको अभी बताया कि 50% से अधिक जनसंख्या किसमें लगी हुई है, प्रथम क्षेत्र में लगी है। जब इसी में 50% से अधिक लगी हो तो इसमें क्या होगा, 50 से कम होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक पढ़ना है आपको, दो चीज़ें कॉलम बनाना है कि अर्थव्यवस्था में लगा हुआ परसेंटेज याद रखना है, प्राथमिक क्षेत्र में कितना है, सेकेंडरी क्षेत्र में कितना होगा और द्वितीय क्षेत्र में कितना होगा, ये ध्यान रखना। 3 कॉलम बना लेना है। तो जैसे मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र में 50% है ना, द्वितीय क्षेत्र में 30%, इस तरह से आपको परसेंटेज निकालना है। और एक आपको इसमें लिखना है कि जीडीपी में योगदान को परसेंटेज लिखना है। तृतीय क्षेत्र कितना है, लगभग 60%, इसका लगभग 18%, इस तरह से इसका लगभग 30% या 32%। ठीक है, ये कॉलम बनाना लेना है। एक कि प्रत्येक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान, दूसरा प्रत्येक क्षेत्र का जनसंख्या में योगदान, ये दोनों लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। माध्यमिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र। तो स्वास्थ्य सेवा हो गया, ये तृतीय क्षेत्र का पार्ट हो जाएगा। उद्योग, ये इसका आंसर हो जाएगा। कृषि तो प्राथमिक हो जाएगा, बैंकिंग तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है। ये तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये कौन सा होगा, कृषि हो जाएगा। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण होगा। स्टील किसके का अंतर्गत आता है आपको पता होगा, सहकारी क्षेत्र में नहीं, मतलब सहकारी मतलब निजी क्षेत्रों को मिलकर, निजी क्षेत्र कुछ लोगों के समूह द्वारा बनाया गया, नहीं, ये सार्वजनिक क्षेत्र का पार्ट है, निजी का भी पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। संयुक्त उद्योग भी नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय अर्थव्यवस्था इनमें से किस क्षेत्र को सेवा के रूप में जाना जाता है ना। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, इसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था डैश का एक हिस्सा है ना, किसका होगा, ये तृतीय क्षेत्र का पार्ट हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा। देखिए क्वेश्चन कई बार कितने बार रिपीट किया, आपको उसको ध्यान रखना। एक बार आप यदि यही सब क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, है ना, इसे ध्यान रखना। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को बार बार वीडियो को बार बार देखिए ना, ताकि इसको आपको क्या होगा ना, आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाए और वही चीज़ आपको एग्जाम में आने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है, आपको बताना है। पुलिस, सेवा, खेती और इन
असंगठित क्षेत्र में जिसका संगठन उतना मजबूत ना हो। देखिए सरकारी नौकरी में संगठन बहुत अच्छा मजबूत होता है, बैंकिंग क्षेत्र में भी अच्छा होता है, पुलिस में भी मजबूत होता है। मतलब इसका क्या होता है, खेती वाले क्षेत्र के लोग कहते हैं ना संगठित नहीं होते, किसी मामले को सही से उठा नहीं पाते हैं, मुद्दे से उठा नहीं पाते हैं, इसलिए क्या हो गया, ये असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज्ड ये सेक्टर हो जाएगा ये खेती बाड़ी। अगला है डैश डैश क्षेत्र भारत के कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। मतलब कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला दूसरा कौन सा क्षेत्र है, रसायन, दूरसंचार, खनन और वस्त्र। तो इसका आपको आंसर होगा वस्त्र। तो वस्त्र उद्योग या टेक्सटाइल उद्योग है ना, रोजगार सबसे अधिक दूसरे नंबर पे सबसे अधिक प्रदान करता है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है, कृषि। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन उत्पादक के घर में होता है। माल का उत्पादन उत्पादक के घर में होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। द्वितीयक उद्योग में देखिए आपको तो फैक्ट्री में जाकर उत्पादन होता है, इसमें तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इसमें उद्योग में, इन उद्योगों में उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। तो कुटीर उद्योग में घर का उत्पादन, कुटीर उद्योग मतलब घर में, जैसे हस्तशिल्प का कुछ उद्योग हो गया, उसमें आप कोई अपने स्वयं का श्रम के द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा घर में हाथ से संबंधित कुछ चीज़ें बनाया जाता है, कि जैसे मान लीजिए किसी लकड़ी पे कारीगरी हो या फिर कोई पत्थर पे कारीगरी हो, वो घर में ही लोग करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कुटीर उद्योग कहा जाता है। ठीक है, इसलिए नाम पड़ा इसका कुटीर उद्योग। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत स्वामित्व वाले उत्पादन के कारक है, साम्यवादी, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रितवादी, है ना, ये बताना है। तो पूंजीवादी व्यवस्था जो है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत स्वामित्व वाले के अंतर्गत आता है। समाजवादी में आपको बताया कि इसमें सरकार इसमें शामिल होते हैं, है ना, सरकार होते हैं, और साम्यवादी, ये सारी चीज़ ध्यान रखना। मिश्रित में दोनों मिला जुला होता है। पूंजीवादी में सिर्फ निजी लोगों का स्वामित्व होता है, मतलब किसी व्यक्ति का कंपनी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है, इकाई नहीं है, गवर्नमेंट का इकाई नहीं है ना। BCL तो आपको है, ये BCL कोयला कंपनी है। भेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये ध्यान रखना। NTPC ये एनर्जी संबंधित है। और ICICI बैंक है, ये प्राइवेट सेक्टर की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ICICI। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन हमारा 20 क्वेश्चन है। और आप यदि चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि अब से रेगुलर इसमें वीडियो आती रहती है ना, और इससे संबंधित आपको सारा प्रिपरेशन आपको कराया जाएगा, चाहे मैथ से हो, GS से हो, साइंस से हो, सारा चीज़ आपको एक एक 1 बाय 1 कवर कराया जाएगा। धन्यवाद।